लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजय भार्गव, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चल देते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे, उन्हीं को हम आगे लेकर चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिन स्टेटमेंट की चर्चा की थी, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर हमने चर्चा की थी इफ़ एल्स इफ लैडर की, और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा डिस्कशन है जिस टॉपिक पे, वो है हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट का क्या यूज़ है, कैसे इसको यूज़ करना है, आज के लेक्चर में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जैसे यहाँ लिखा है, स्विच स्टेटमेंट इवेल्युएट्स ए गिवन एक्सप्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएटेड वैल्यू इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ कंसर्न केस। तो इस स्टेटमेंट में हम एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करते हैं, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट करने के बाद में उस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच करते हुए जो केस वैल्यू हमको मिलती है, वो केस सेक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। देखते हैं कैसे ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने स्विच का एक सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। आप स्विच लिखेंगे, स्विच के बाद में आपको एक एक्सप्रेशन बताना है। ये एक्सप्रेशन हमारा नॉर्मली कोई कांस्टेंट वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, अर्थात एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन के बाद हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इस एक्सप्रेशन की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है, उनके लिए हम अलग अलग केस क्रिएट करते हैं। तो केस कैसे क्रिएट करेंगे? केस के साथ हम एक वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे जो इस एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन से पॉसिबल वैल्यूज़ में से एक होगी। फिर हमको जो भी कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है इस वैल्यू के मैच होने पर, फॉर एग्जांपल यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू इस फर्स्ट वैल्यू से मैच होती है, तो यहाँ लिखे गए कोड एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वैल्यू 2 में स्पेसिफाई की गई वैल्यू से मैच होती है, तो कोड ब्लॉक इस ब्लॉक में लिखे गए जो भी कोड्स है उनको सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। अब आप देख रहे होंगे कि हर केस के एंड में हमने ब्रेक दिया हुआ है। तो ब्रेक का जो यूज़ है वो है स्विच सेक्शन से बाहर निकलने के लिए, स्विच सेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि मान लीजिए यहाँ पर स्विच में एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 1 है, और यहाँ पर मैंने केस के साथ में वैल्यू लिखी है केस, और स्पेसिफाई की है वैल्यू 1। तो अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वैल्यू से मैच होती, तो यहाँ जो भी मैं कोड लिखूंगा उन कोड को सिस्टम रन करेगा। सेकेंड केस मैंने बनाई है, सपोज केस वैल्यू 2 देकर, और यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हैं। अब यदि मान लीजिए एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से मैच होती है, तो ये लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 अगर हो चुकी तो 2 होना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने यहाँ पर इसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, तो सिस्टम इस केस को भी एग्जीक्यूट करेगा, इस केस में भी जाएगा, और यहाँ से हमको इसको टर्मिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेक दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट स्विच को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर केस से मैच हो जाती है, उस केस में लिखे हुए स्टेटमेंट रन होंगे और ब्रेक स्विच को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देगा, अर्थात स्विच से बाहर निकाल देगा आपको। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम इसके साथ में यूज़ करते हैं स्विच के साथ, उसमें सबसे पहले ब्रेक। इट इज़ यूज टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच ब्लॉक। स्विच ब्लॉक का किसी भी केस से मैच होने के पश्चात केस के स्टेटमेंट जब रन हो जाते हैं, उसके बाद में स्विच को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट सेक्शन, यदि मान लीजिए स्पेसिफाई की गई केस वैल्यू किसी भी स्पेसिफाई की गई एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से अगर मैच ना हो, तो सिस्टम क्या करे, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट सेक्शन लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम। यहाँ मैंने स्विच में एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई किया है सी। यदि सी की वैल्यू
5 हुई तो ये वाले केस में लिखेगा स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको इस पे आउटपुट में मिलेगा चॉइस इज 5। यदि सी की वैल्यू 10 हुई तो इस केस को रन करेगा सिस्टम और मैसेज में आपको आउटपुट में दे देगा चॉइस इज 10। हर केस के बाद हमने ब्रेक यूज किया है क्योंकि एक केस वैल्यू मैच होने के बाद में फिर उस स्विच को हमको टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज करना। तो ब्रेक, यदि मान लीजिए सी की वैल्यू 5 है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, चॉइस इज 5, आउटपुट पे मिला आपको चॉइस इज 5, और ब्रेक फिर इस स्विच को यहीं टर्मिनेट कर देगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, मतलब स्विच से बाहर हमको निकाल के नेक्स्ट पे पहुंचा देगा, मतलब यहाँ पे हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन। यदि यहाँ पे कुछ लिखा है तो यहाँ हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। इन केस सी की वैल्यू के लिए जो आपने केस बनाई है, एक तो सी की वैल्यू अगर 5 हो तो क्या करें, सी की वैल्यू अगर 10 हो तो क्या करें। यदि मान लीजिए सी की वैल्यू 5 या 10 के अलावा कुछ और यूजर ने दी है, सपोज सी की वैल्यू उसने डाल दी है 12, अब जब सिस्टम सी की वैल्यू को मैच करेगा तो केस 5 से मैचिंग होगी, सी की वैल्यू 12 है, 5 से मैच नहीं हो पाएगा। फिर केस वैल्यू 10 के साथ में चेक करेगा, 10 से भी 12 मैच नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम क्या करे या क्या किया जाए, तो उसके लिए हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट सिचुएशन। यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच ना हो तो किस पार्ट को रन किया जाना है वो हम स्पेसिफाई करते हैं डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। डिफ़ॉल्ट में मैंने लिखा है सी आउट इनवैलिड चॉइस। अब यदि किसी ने सी की वैल्यू 12 इनपुट कराई है तो सी की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट सेक्शन रन किया जाएगा और आउटपुट में आपको मैसेज मिलेगा इनवैलिड चॉइस। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू केस वैल्यू से मैच ना हो तो क्या करना है ये हम बताते हैं डिफ़ॉल्ट सेक्शन में। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो स्विच के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहला जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप एक्सप्रेशन बताएंगे स्विच के साथ में, वो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के बाद में कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करना चाहिए। यदि कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही होगी तो आपका स्विच जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये तभी वैलिड होगा जब केस वैल्यू कांस्टेंट होगी। दूसरी, डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड, मतलब आप जब भी आप केस लिखेंगे तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं बता पाएंगे, मतलब अलग अलग पार्ट के लिए आप सेम वैल्यू का यूज नहीं करेंगे किसी भी केस में। थर्ड बोल रहा है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल है, यदि आप स्विच सेक्शन में डिफ़ॉल्ट लिखना चाहें, डिफ़ॉल्ट पार्ट बनाना चाहें तो ही बनाएं। अगर आपको लगता है डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट सेक्शन नहीं बनाएंगे तो भी स्विच को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। चौथा लिखा है कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट स्विच स्टेटमेंट। स्विच को टर्मिनेट करना हो तो हम ब्रेक का यूज करते हैं स्विच सेक्शन के अंदर। ब्रेक स्टेटमेंट भी ऑप्शनल होता है, ये भी कंपलसरी नहीं है। फिर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नेस्टिंग ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज अलाउड, मतलब आप एक स्विच के अंदर दूसरे स्विच सेक्शन को लिख सकते हैं, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच और दूसरे के अंदर तीसरा स्विच, इस तरह से हम स्विच की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट को आप नेस्टेड फॉर्म में भी लिख सकेंगे। एक कोड ब्लॉक हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कोड ब्लॉक लिखा है सी प्लस प्लस में, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का वीक डे नाम से, और इसकी वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी 2। तो वीक डे नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब हमने स्विच सेक्शन में जो एक्सप्रेशन दिया है वो है वीक डे, तो वीक डे की वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है 2। तो यहाँ पर स्विच में जो वैल्यू जा रही है वो है 2। जैसा कि बताया था कि स्विच में आपको जो भी वैल्यू देना है वो कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात आपका जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट रहे। अब ये वीकडे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसको इवेल्युएट किया जाएगा हर केस के साथ में। तो सबसे पहले केस वैल्यू 1 से इसको मैच किया जाएगा, क्योंकि स्विच में आपने जो वैल्यू पास की है वो है 2 है, ये 1 से मैच नहीं होगी इसलिए सेक्शन रन नहीं होगा। फिर हम पहुंचेंगे केस और वैल्यू 2, ये केस वैल्यू जब एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच कराई जाएगी तो ये मैच हो जाएगी, अर्थात सेकेंड वाला जो केस है, केस की वैल्यू स्विच में दिए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच हो जाएगी, तो इस केस में लिखे गए स्टेटमेंट रन होंगे और हमको आउटपुट में मिल जाएगा ट्यूसडे। इस तरह से आपका आउटपुट में दिखने वाला है ट्यूसडे। अब चूंकि वीकडे की वैल्यू 2 इस केस वैल्यू से मैच हो गई तो बाकी किसी भी केस वैल्यू से मैच होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है।
इसीलिए हमने इस स्विच को यहीं पर टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज़ किया है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, स्विच को टर्मिनेट करेगा और सीधे आपको यानी कंट्रोल को बाहर ट्रांसफ़र कर देगा स्विच से। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे उनको स्विच के बाद में रन किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट को मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुल इस वीकडे एक्सप्रेशन की वैल्यू के आधार पर 7 ब्रांचेस क्रिएट की है कोड की। पहली ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, पांचवी ब्रांच, छठवीं ब्रांच और सातवीं ब्रांच। अब यदि आप चाहते हो कि इसमें वीकडे की जो वैल्यू सेट की है वो किसी की इस वैल्यू से मैच ना हो तो क्या करना, तो उसके लिए फिर हम अलग से एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन और लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्विच का प्रयोग मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्विच को कैसे यूज़ करना है इसके बारे में सीखा। एक एक्सप्रेशन के आधार पर आप कोड में मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और उन ब्रांचेस में से एक समय में सिस्टम किसी एक ब्रांच को रन करेगा। वही ब्रांच के स्टेटमेंट रन किए जाएंगे जिसकी वैल्यू स्विच एक्सप्रेशन की वैल्यू से मिल जाती है। तो इस तरह से आपको जब भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करना हो तो आप इस तरह के प्रोग्राम को आप इफ़ के प्रयोग से भी लिख सकते हैं, परंतु यदि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो इफ़ की तुलना में स्विच का प्रयोग करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, कोडिंग भी ईजी हो जाती है, इसलिए हम मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए स्विच का प्रयोग करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने स्विच कैसे काम करता है इसको सीखा और इसी के साथ हमारे ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का सेक्शन पूरा होता है जिसमें हमने इफ को समझा, इफ एल्स को समझा, स्विच को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें। थैंक यू।